अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। यूँ तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनका जिक्र भी मैं कर दूँ। लेकिन सबसे पहले बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीलॉग का, बल्कि समझिए इस वीलॉग का सारा वीलॉग जो है उसका फोकस यही है। मुझे आपसे अपील करनी है, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट अपील करनी है। मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप जहाँ कहीं भी हैं अमेरिका के अंदर, इसका ताल्लुक अमेरिका से है, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की सियासत से है, इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल से है। बुनियादी तौर पर कहिए कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं अमेरिका के अंदर, आप अमेरिकन कैनेडियन बॉर्डर के ऊपर हैं, आप न्यूयॉर्क में हैं, आप ओहायो में हैं, आप शिकागो में हैं, आप वेस्ट कोस्ट में कैलिफोर्निया में हैं, सिएटल में हैं, सैन फ्रांसिस्को के अंदर हैं, आप टेक्सास के अंदर ह्यूस्टन में हैं, डैलस में हैं, आप फ्लोरिडा में हैं, ऑरलैंडो के अंदर हैं, आप कहीं और किसी मेन में हैं, ऑगस्टा में हैं, जहाँ कहीं हैं आप अमेरिका में, ओक्लाहोमा में हैं, किसी भी जगह पे हैं, मिशिगन में, इस चीज़ का जो भी आपसे शेयर करने वाला हूँ गौर से सुने। कांग्रेसमैन ग्रेग कसार ऑफ द टेक्सास और उनके साथ कांग्रेसमैन वाइल्ड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर मूव किया है सिग्नेचर्स के लिए। ये लेटर एड्रेस है टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट बाइडन एंड टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन। ये लेटर ये डिमांड करता है और इस लेटर में आप सबकी मदद की ज़रूरत है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लेटर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन से ये डिमांड करता है कि जब तक पाकिस्तान के 8 फरवरी के इंतखाबात की स्क्रूटनी ना हो जाए, उसके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को चेक ना कर लिया जाए, उसके लिए एक क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट, शफाफ, ट्रस्टवर्दी मैकेनिज्म सामने ना आ जाए, पाकिस्तान की हुकूमत और वहाँ की रियासत जो है वो सारे फॉर्म 45 को अकाउंट फॉर ना कर ले, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटर्स एंड ऑब्जर्वर्स, उतनी देर तक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स का जो शहबाज जरदारी हुकूमत बनाई जा रही है पाकिस्तान में, उसकी रिकग्निशन को विदहोल्ड करें। ये ज़हन में रखिए कि अगर अमेरिका इस रिकग्निशन को डिले करता है, विदहोल्ड करने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए उसको विदहोल्ड कर लेगा किसी चीज़ को। अगर उसको विदहोल्ड करता है, डिले कर देता है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 3 हफ्ते के लिए, तो तमाम यूरोपियन ममालिक, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब जो है ये इस रिकग्निशन को विदहोल्ड कर लेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत किसी भी एक, पाकिस्तान की जो रियासत के इदारे हैं वो किसी एक वेस्टर्न गवर्नमेंट को भी कंपेल नहीं कर पाएंगे। चीन कर लेगा उनको रिकग्नाइज, उसके अलावा कौन करेगा? हो सकता है हिंदुस्तान कर ले उसको रिकग्नाइज, या हो सकता है अफगानिस्तान कर ले इनको रिकग्नाइज, या ईरान कर ले इनको रिकग्नाइज, लेकिन इनको कोई और क्रेडिबल कंट्री रिकग्नाइज नहीं करेगा। ये लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस लेटर के अंदर मंदजरात, मेन इसके कंटेंट्स हैं क्या और इसमें आप सबका क्या रोल है। आखिर क्या वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से आप जहाँ कहीं हैं, आपसे मुझे ये अपील करनी है। मुझसे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये कांग्रेसमैन ग्रेग कसार की टीम ने, जो कांग्रेसुअल टीम है, उन्होंने मुझसे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। ये लेटर को मैं देख चुका हूँ। ये बहुत ही प्रॉपर ऑब्जेक्टिव लेटर है। ये कांग्रेसुअल एड्स ने ये लेटर बनाया है, ये कोई नॉर्मल हमारी तरह के लोगों ने लेटर नहीं बनाया। ये लेटर जिन लोगों ने बनाया है उनको कांग्रेस के एक्चुअल डायनामिक्स जो हैं पता है, उनको स्टेट डिपार्टमेंट के डायनामिक्स पता है। उन्होंने मुझे इन कॉन्फिडेंस के बताया है कि स्टेट डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही शहबाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत सामने आएगी, आप समझिए कि चूँकि 29 को इजलास बुलाया गया है, 29 या 30 को अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान में बन जाती है, 29 फरवरी को, उसके बाद या 1 मार्च को गवर्नमेंट बन जाती है, उसके फ़ौरन बाद स्टेट डिपार्टमेंट तैयार बैठा है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन तैयार बैठी है कि इस हुकूमत को रिकग्निशन दे दे। लेकिन इसका रास्ता रोकने के लिए ये जो लेटर है, अगर इसको आपकी सपोर्ट मिलेगी, आप इसके ऊपर काम करेंगे, जो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि क्या काम करेंगे, तो आप बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का रास्ता रोक सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान की तरह का सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम के अंदर डिफरेंट सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं। यहाँ जहाँ एक प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है फॉरेन अफेयर्स में, वहीं यहाँ के प्रोटोकॉल और कन्वेंशंस हैं कि कांग्रेस की भी एक अथॉरिटी है। कांग्रेस जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर और अमेरिका के सदर के ऑफिस के ऊपर जो है वो वजन डाल सकता है। ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है इन द अप्रैल ऑफ 2022, उसका बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसका पूरे अमेरिका के साथ ताल्लुक नहीं है, उसका कांग्रेस के साथ ताल्लुक नहीं है, उसका FBI के साथ ताल्लुक नहीं है, उसका खालिस्तन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स
बाइडन के साथ ताल्लुक है। मुझे तो शक ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी, उस कैंपेन के अंदर कुछ ऐसी फंडिंग थी, कुछ ऐसे इंटरेस्ट उस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे। आप सोच सकते हैं वो कौन से इंटरेस्ट होंगे जिन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन को कंपेल किया कि आपने पाकिस्तान की हुकूमत को, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है, जो बहुत असर्टिव बनता है, शॉटे मारता है, उसको आपने आइसोलेट करना है, उसको आपने रिकग्निशन जो है डिनाई करनी है। आप ये बिल्कुल कहिए कि अभी हम जिस तरह से रिकग्निशन को विदहोल्ड करने की बात कर रहे हैं, इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की रिकग्निशन को प्रेसिडेंट बाइडन और वाइट हाउस से डिनाइल करवाया गया। आप सोच सकते हैं कि वो कौन सी ताकतें हो सकती हैं जिन्होंने ये काम करवाया। ये फिर मैं आपको किसी और वीलॉग में बहुत तफसील से बताऊंगा। बिकॉज जब प्रेसिडेंट बाइडन प्रेसिडेंट बने 20 जनवरी 2021 को, उसी वक्त से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को पाकिस्तान की ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसे एक सर्दमहरी के साथ ट्रीट किया गया, उसे आइसोलेट किया गया, उसे डीलेजिटिमाइज किया गया। इस चीज़ का ताल्लुक बिल्कुल भी कतई तौर पे यूक्रेन के साथ नहीं है, रशिया के विजिट के साथ नहीं है, इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के साथ नहीं है। इसका अफगानिस्तान के अंदर हाँ उसके साथ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में लोग समझते हैं कि इमरान खान अगर रशिया चले गए उसके साथ कोई ताल्लुक था, यूक्रेन के मसले के साथ कोई ताल्लुक था, कतई तौर पर में ताल्लुक नहीं था। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को हटाना का जो पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन है वो थ्रू आउट 2021 में उसके ऊपर काम हो रहा था। 2021 के शुरू से उस पर काम शुरू हो चुका था। आप कह सकते हैं कि कहीं जनवरी फरवरी 2021 से उस पर काम शुरू हो चुका था। खुद इमरान खान ऑन रिकॉर्ड थे कि मुझे अगस्त में अंदाज़ा था, मुझे सितंबर में अंदाज़ा था। तो अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका रूस के साथ, यूक्रेन के साथ, इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट कहने के साथ इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक डिफरेंट किस्म की रीजनल गेम थी जिसका ताल्लुक प्रेसिडेंट बाइडन की प्रेसिडेंशियल कैंपेन के साथ था। अब ये जो ग्रेग कसार का लेटर है, ग्रेग कसार, कांग्रेसमैन ग्रेग कसार और कांग्रेसमैन वाइल्ड का जो लेटर है, जो मैं देख चुका हूँ, जिसकी सारी तफसीलात मेरे सामने है, ये लेटर क्या डिमांड करता है? सबसे पहले ये लेटर डिमांड करता है कि शरीफ जरदारी हुकूमत जो बन रही है उसकी रिकग्निशन को यूनाइटेड स्टेट्स जो है विद होल्ड करे, उसे डिले करे उस वक्त तक जब तक के पाकिस्तान के अंदर एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं बनता 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की स्क्रूटनी करने के लिए। एक ऐसा मैकेनिज्म जो देख सके कि फॉर्म 45 सारे के सारे अकाउंट फॉर हों और उसके बाद फॉर्म 47 सही बन सकें और वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उसकी स्क्रूटनी हो सके। जब तक ऐसी स्क्रूटनी नहीं होती, जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश नहीं करती, दुनिया के साथ साफ नहीं आती, सही रिजल्ट्स को डिटरमिन नहीं करती, अमेरिका पाकिस्तान की रिकग्निशन को विदहोल्ड करे। और मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि अगर अमेरिका की बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन रुक जाती है, 15 दिन भी रुक जाती है, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, इटली, कोई भी मुल्क जो है यूरोप का वो रिकग्निशन नहीं करेगा। और जब ये नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया के अक्सर ममालिक नहीं करेंगे। चीन हो सकता है अकेला कर ले रिकग्निशन, हो सकता है हिंदुस्तान रिकग्निशन कर ले, हो सकता है ईरान रिकग्निशन कर ले, हो सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर अमेरिका ने रिकग्निशन विद होल्ड कर ली तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, इजिप्ट, इनमें से कोई भी रिकग्निशन नहीं करेगा, कोई भी नई हुकूमत को वेलकम नहीं करेगा। सो इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट लेटर। ये लेटर की दूसरी डिमांड ये है, बहुत डिटेल लेटर है, और ये आप माइंड में रखिए कि ये लेटर कोई पाकिस्तानियों ने नहीं लिखा, ये लेटर अमेरिकन कांग्रेशनल एड्स ने खुद ड्राफ्ट किया है जो इस कैंपेन का इस वक्त हिस्सा है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट, और भी बहुत बड़ी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है अमेरिका की, उसको इस लेटर के बारे में ठीक तरह से पता ही नहीं है। इसीलिए मैं इतने एक्साइटमेंट से इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपके सामने ये रिक्वेस्ट और ये अपील लेकर मैं आ रहा हूँ। इसकी दूसरी डिमांड यह है कि पाकिस्तान में फिल फोर जितने पॉलिटिकल प्रेजेंस हैं जिनको मई 9 की किसी और चीज़ के ऊपर गिरफ्तार किया गया है, उनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए। ये लेटर तीसरी चीज़ ये कहता है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बाबर करवाना है, उनको ये बताना है कि वो तमाम ऑफिशियल जो इलेक्शन की रिगिंग में, प्री इलेक्शन रिगिंग में, इलेक्शन की रिगिंग में और उसके बाद की मैनेजमेंट और रिगिंग में शामिल हैं, उन्हें अमेरिका सैंक्शन कर सकता है। ये 3 इसकी बेसिक डिमांड्स हैं। उसके बाद इस लेटर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई है। इस लेटर में बताया गया है कि इलेक्शन पाकिस्तान में किस तरह का हुआ। इसमें बताया गया है कि किस तरह जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसका एक साजिश करके उसका जो इलेक्टोरल निशान है वो छीन लिया गया। उस पार्टी के जो मेंबरान हैं उनको ये मजबूर किया गया कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हैसियत से इलेक्शन लड़ें, जिसकी वजह से उनके लिए इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल था और इलेक्शन के बाद भी पार्टी बनाना और अपने आप की रिजर्व सीट्स क्लेम करना जो है उनके लिए कितना मुश्किल है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि किस तरह से सैकड़ों हज़ारों गिरफ्तारियाँ की गई, तमाम टॉप एंड सेकेंडरी लीडरशिप जो है उसे गिरफ्तार किया गया, उसे हरासा किया गया। ये तमाम एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं प्री पोल रिगिंग के हवाले से। फिर उसमें ये चीज़ बताई गई है कि किस तरह से इमरान खान को इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले
3 मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएँ दी गई। एक 10 बरस की सज़ा दी गई, एक 7 बरस की सज़ा दी गई, एक उनको 14 बरस की सज़ा दी गई। किस तरह से इद्दत जैसे फजूल चीज़ के ऊपर उनको सज़ा दी गई, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस लेटर के अंदर मेंशन्ड हैं। और ये कि ये सारे केसेस जो हैं ये बिल्कुल बोगस हैं, ये जाली हैं। इसके अंदर रेफरेंसेस हैं इंटरनेशनल मीडिया के क्रेडिबल। इसी लेटर के नीचे तमाम लिंक्स दिए हुए हैं टू मेजर पब्लिकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन को कवर किया है। फिर ये लेटर ये कहता है कि इलेक्शन के दिन कैसे मोबाइल फ़ोन और डाटा जो है उसको बंद कर दिया गया, ताकि लोगों को इलेक्शन के प्रोसेस में अपने पोलिंग स्टेशंस को आइडेंटिफाई करने में, अपना डाटा सर्च करने के अंदर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो और दुश्वारी हो। और फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ें जब नाकाम हो गई और पाकिस्तान के लोगों ने अपनी नाकाबिल शिकस्त जो उनकी स्पिरिट थी, उनकी जो रूह थी, उसके बावजूद, यानी ये सारे सिस्टम की तमाम तर जो घिनौनी कार्रवाइयाँ हैं, इसके बावजूद जब लोग निकल आए और उन्होंने वोट डाला, तो कैसे फॉर्म 45 के जो रिजल्ट थे उन्हें मानने से इनकार कर दिया गया। रातों रात अगले 48 घंटे के अंदर इलेक्शन के जो रिजल्ट थे उन्हें तब्दील कर दिया गया और जीती हुई जमात जो है उसको एक हारी हुई पार्टी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और अब कैसे जो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बनाई जा रही है, जो पाकिस्तानी मिलिट्री जिसको बना रही है, ये एक हैंड पिक्ड डमी गवर्नमेंट होगी जिसकी कोई कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल, मॉरल और पॉलिटिकल हकीकत नहीं है। दर हकीकत पाकिस्तान की मिलिट्री के जो जर्नल हैं वो अपनी मर्ज़ी की एक हुकूमत जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो ये वो इम्पोर्टेंट लेटर है जो इस वक्त अब सर्कुलेट कर रहा है। अब क्वेश्चन आपके जहन में पैदा होता होगा कि मैंने सारी डिटेल्स तो आपसे शेयर कर ली, इसमें आपका क्या रोल है? आपका हर पाकिस्तानी अमेरिकन का जो यहाँ पर मौजूद है, रेजिडेंट है या सिटीज़न है, कई बलों से यहाँ पे है, आप कहीं काम करते हैं, आप डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, सर्जन हो, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, आप बैंकर हैं, आप छोटे शहर में रहते हैं या बड़े शहर में रहते हैं, ग्रोसरी स्टोर के अंदर काम करते हैं, आपने एक काम करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि आपका लोकल रिप्रेजेंटेटिव, अब मैं आपको बता दूं कि 100 सेनेटर हैं अमेरिका के अंदर और 435 का यहाँ पे हाउस है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, और उर्फ़े आम में दोनों के लिए यही टर्म कांग्रेस में इस्तेमाल होती है। दोनों को ऐड कर लें, 100 सेनेटर, 435 रिप्रेजेंटेटिव, 535 का ये कांग्रेस का हाउस है। इनमें से आप में से बहुत से लोग हैं जिनका इनके साथ ताल्लुक़ है। आप अपने इलाके के जो सेनेटर है उसको जानते हैं, आप अपने इलाके के कांग्रेसमैन को, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को जानते हैं, जैसे ग्रेग कसार जो हैं वो टेक्सास के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपने करना क्या है कि आपने कॉल करनी है अपने सेनेटर को, आपने कॉल करनी है अपने कांग्रेसमैन को, आपने उसको ईमेल डालनी है, आपने उसके दफ्तर में कॉल करनी है, ईमेल डालनी है, ख़त करना है, अगर आपके पास फ़ोन नंबर है आपने उसको मैसेज छोड़ना है, अगर वो आपसे बात नहीं हो पा रही आपने उसके कांग्रेचुअल एड को और उसकी टीम को आपने बताना है। छोटा सा आपने एक पैराग्राफ का टेक्स्ट मैसेज लिखना है या लेटर लिखना है, और ये काम आपने अभी से, जैसे ही ये मेरी वीडियो ख़त्म होती है, आपने काम शुरू कर देना है, बिकॉज आपके पास लिटरली 2-2.5 दिन है इस पूरे प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए। सिग्नेचर चाहिए ग्रेग कसार को 100, अगर 100 सिग्नेचर मिल जाते हैं तो आप समझें कि काम तमाम हो जाएगा। अगर 100 सिग्नेचर का एक लेटर प्रेसिडेंट बाइडन और सेनेटर और टोनी ब्लिंकन के ऑफिस में लैंड करता है, उनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। बावजूद इसके कि स्टेट डिपार्टमेंट तुला हुआ है, उनको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी हिदायत हैं कि जैसे ही शहबाज हुकूमत वहाँ पे बनती है उसको इन्होंने रिकग्निशन दे देनी है। उसके बाद आप इसके खिलाफ लाख मुजाहरे करते रहें, प्रोटेस्ट करते रहें, शोर मचाते रहें, अखबारों में इदारे लिखते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज जैसे ही अमेरिका इस हुकूमत को रिकग्नाइज़ करेगा, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी जो है डेनमार्क, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, सभी इसको रिकग्नाइज़ कर लेंगे। तो लेकिन अगर ये रिकग्निशन नहीं मिलती है, 29 तारीख को नहीं मिलती है, 30 तारीख को नहीं मिलती है, तो कोई भी आप देखेंगे कि की कंट्री जो है वो दुनिया में रिकग्निशन नहीं करेगा, सब सोच में पड़ जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ये जो मूव मैं आपके सामने बता रहा हूँ इसकी इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप ये समझिए कि गुज़िश्ता 2 बरस के अंदर यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने जो कुछ भी किया, ये उसका फाइनल एंड कल्मिनेशन पॉइंट है। ये इस तरह की कोई स्ट्रेटेजिक मूव कभी अमेरिका में हुई ही नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। ये अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव है। अब आपने इसमें क्या करना है कि आपने, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने फौरी तौर पे आइडेंटिफाई करें। आप जानते होंगे कि आपके मेंबर कांग्रेस कौन से हैं, आपके इलाके का सेनेटर कौन है, आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसको फौरी तौर पे आपने ये मैसेज करना है कि मैं सच डॉक्टर XYZ हूँ, मैं फ़लाँ जगह पे रहता हूँ, मैं आपका सपोर्टर हूँ, मैंने आपको सपोर्ट किया था, मैंने आपकी कैंपेन फाइनेंस में भी आपको सपोर्ट किया था। पाकिस्तान के क्राइसिस के ऊपर आप उनको बताएं कि रिप्रेजेंटेटिव जो कांग्रेसमैन है ग्रेग कसार, GREGCASAR, ग्रेग कसार, मैं इसको बाद में एक सेकंड भी व्लॉग कर दूंगा जिसमें शायद मैं डिटेल्स वाला स्लाइड्स बना के आपके सामने रख दूं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इस मुल्क में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मेरी बात को डिसाइफर न कर सकता, उसको समझ ना सकता हो। कांग्रेसमैन ग्रेग कसार ने सारी कांग्रेस को, सारी सेनेट को
हर सेनेटर और हर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उसके दफ्तर के अंदर ये जो लेटर है ये आ चुका हुआ है। ये इस वक्त उनके कांग्रेसनल स्टाफर्स के पास है। बहुत से लोग इसको देख चुके हैं, बहुत से लोगों ने इसको नहीं देखा है। टाइम बड़ा कम है, आपने अभी फ़ोन उठाना है, आपने अभी पहुंचना है अपने सेनेटर के पास, अपने कांग्रेसमैन के पास, उसको कहना है कि हम ये चाहते हैं, अगर आपने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है, मैं आपका वोटर हूँ, मैं आपका सपोर्टर हूँ, मैं इस इलाके से हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है, मैं ये करता हूँ, जो भी आपने उसमें लिखना है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कांग्रेसमैन ग्रेग कसार की जो लेटर आया है उस लेटर को सपोर्ट करें। ये लेटर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के बिल्कुल फेवर में है। और ये आप सबको भी समझना ज़रूरी है कि इस लेटर का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचता हो, गुज़न पहुंचता हो। ये लेटर जो मूव किया गया है कांग्रेसमैन ग्रेग कसार की तरफ से, जिसको कि आपने सपोर्ट करना है, ये लेटर जो है ये खालिस्तन पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान की रियासत के इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान की जमहूरियत के इंटरेस्ट में है। ये वो बदनसीब मुल्क है जिसके ऊपर चंद ताकतों ने कब्जा किया हुआ है। उसके कई दफ़ा हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। तारीख की एक तारीखी की रात है, काली योग है पाकिस्तान की, डार्क एज है जिसमें पाकिस्तान को धक्का मारा जा रहा है और आपने अपना रोल प्ले करना है इसको इस धक्के से बचाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इस पर काम करना शुरू कर दें। अपने कांग्रेसमैन तक पहुँचें, अपने सेनेटर तक पहुँचें, उनको बावर करवाएं कि कांग्रेसमैन ग्रेग कसार की जो लेटर आपके पास आया, आप चाहते हैं कि उस लेटर को सपोर्ट किया जाए, उसके और इस पर सिग्नेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगले 48 घंटों में अगर 100 के करीब सिग्नेचर यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी 50-60 भी अगर हो जाते हैं, आप समझें कि काम हो जाएगा। लेकिन 100 से ऊपर अगर यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं तो आप पैरालाइज कर देंगे प्रेसिडेंट बाइडेन की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, आप रास्ता रोक देंगे। सेनेटर आप जो स्टेट डिपार्टमेंट के हेड हैं टोनी ब्लिंकन, उनका आप रास्ता रोक देंगे, बावजूद उसके कि वो शामिल हैं ज़रदारी शरीफ हुकूमत को वेलकम करने के लिए। लेकिन आप उनकी इस वेलकम की जो पूरी कोशिश है इसे आप रोक देंगे। और जब आप इसको रोक देंगे तो आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतर नेगोशिएशन के लिए। अब मैं 2-3 एक और डेवलपमेंट्स का जिक्र कर दूं और मैं दोबारा भी एक वीलॉग करूंगा, इसमें फिर मैं शायद लिख के स्क्रीन के ऊपर आपसे ये डिटेल जो शेयर करूं। मरीम नवाज़ साहिबा, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा बिल आखिर पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर बन गई। उनका चीफ़ मिनिस्टर बनना जो है ये पंजाब की तारीख़ का एक बहुत बड़ा अलमिया है। वैसे भी अगर कोई डिनेस्टिक पॉलिटिक्स हो और 40 बरस से 1982 से शरीफ ख़ानदान जो है वो पंजाब के साथ जोंक की तरह चिमटा है। और अगर ये सारा प्रोसेस कोई फेयर भी होता, इस प्रोसेस के बारे में इतने शकूक ना भी होते, इस पर इतनी ऑब्जेक्शंस ना भी होती जिनसे आप सब वाकिफ़ हैं, तो भी जो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स है वो एक स्कोर्ज है, वो एक इंतहाई खौफनाक चीज़ है। जिस मुल्क में इस तरह की डिनेस्टिक पॉलिटिक्स हो कि 40-40, 50-50 बरस तक एक ख़ानदान जो है उसके सबसे बड़े सूबे के ऊपर हुकूमत करता रहे, बार बार अपने अब बच्चों को भी ले आए, सेकंड जनरेशन को ले आए, फिर थर्ड जनरेशन को ले आए, तो वो मुल्क इंतहाई बदनसीब मुल्क होता है। आप ज़रा अपने पड़ोसी मुल्क भारत को देख लीजिए, उसकी खूबसूरती ये है कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ की जो वक्त की लीडरशिप है, उसका कोई डिनेस्टिक बैकग्राउंड नहीं है। नरेंद्र मोदी पे आपको लाख एतराज़ हो, आप उस पर लाख ऑब्जेक्शन करें, लेकिन नरेंद्र मोदी एक गरीब आदमी का बेटा है जिसने एक आदमी है जो मेहनत करके अपने सियासी शऊर की वजह से, अपने सियासी जद्दोजहद की वजह से उसने रैंक एंड फाइल से प्रोग्रेस किया है। वो 1980s से पहले से भारतीय जनता पार्टी RSS में वो एक्टर था। उसने हर बड़ी जो मूवमेंट और कैंपेन थी उसमें उसने रोल प्ले किया। और फिर एक ऐसी स्टेज आई जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना, उसके बाद सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बना, कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद इस नतीजे पर पहुंची कि हमारा सबसे जो कैरिज्मेटिक लीडर है, हमारा सबसे जो अहम लीडर है, जो वोट पुलर है, जो हिंदुस्तान के आवाम को अपने साथ खड़ा कर सकता है, जो एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा, वो नरेंद्र मोदी है। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया की जो लीडरशिप थी जिसने नरेंद्र मोदी को बैन करके रखा हुआ था, 15 के करीब मगरबी ममालिक थे, उन्होंने फौरी तौर पे अपने एम्बेसडर्स भेजे गुजरात के अंदर और जानू तिलमस तय किया नरेंद्र मोदी के सामने, बिकॉज उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया कि इंडिया इज़ अबाउट टू स्पीक एंड वंस इंडिया हैज़ स्पोकन, उनको हिंदुस्तान के फैसले को मानना पड़ेगा, सर खम करना, तस्लीम करना पड़ेगा उसको, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस फैसले को। इसके साथ इस चीज़ को भी देखिए कि अगर वहाँ डिनेस्टिक पॉलिटिक्स रही भी है और डिनेस्टिक पॉलिटिक्स वहाँ पे अब जो है इस वक्त मुश्किल में भी है, लेकिन इसको देख लें कि राहुल गांधी जो है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नवासा है, ग्रेट ग्रैंड सन है, बिकॉज वो राजीव का बेटा है, उससे पहले इंदिरा गांधी थी, इंदिरा का, तो अगर वो उस डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के नीचे आता भी है, जिसका बहुत ही सेलिब्रेटेड पेडिग्री भी है, उसको पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने के लिए कितनी जदोजहद करनी पड़ रही है। गुज़िश्ता ये पहली 20 महीने हैं या पिछला साल है 2023 का, जब राहुल गांधी को हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सीरियसली लिया जा रहा है, और उस सीरियसनेस के पीछे आप देख लें
कि राहुल गांधी की कितनी बड़ी जद्दोजहद है। अभी भी ये क्लियर नहीं है कि 2024 के इंतखाबात में राहुल गांधी को क्या मिल पाता है, लेकिन अगर कभी राहुल गांधी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है या किसी की पोजीशन में आता है तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी की उसके पीछे 20, 25, 30 बरस की एक हकीकी पॉलिटिकल जद्दोजहद है। जब कांग्रेस को हुकूमत मिली भी, कल्चर इस तरह से चेंज हुआ है कि जब 2004 के अंदर कांग्रेस को हुकूमत मिली भी तो सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकी। अपने किसी बेटे को, अपनी किसी बेटी को प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उन्होंने नहीं बनाया, बल्कि उनको एक बड़े ही कैपेबल कांग्रेस की लीडर को, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, जो हिंदुस्तान के फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट और इंजीनियर जिनको समझा गया, जनाब मनमोहन सिंह, उनको उन्होंने वजीर आजम बनाया। और अगले 10 बरस तक मनमोहन सिंह जो हैं वो हिंदुस्तान के बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान एक एंटी डिनेस्टिक डायरेक्शन के ऊपर जा चुका है। वहाँ पर अगर कल को प्रियंका या राहुल कोई पोजीशन लेते भी हैं तो वो एक जेन्युइन पॉलिटिकल स्ट्रगल के नतीजे में होगा। पाकिस्तान में मरीम नवाज़ की सारी की ना सिर्फ ये कि मरीम नवाज़ के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है, मरीम नवाज़ को जो इम्पोज जिस तरीके से किया गया है पाकिस्तानी फ़ौज के ज़रिए, वो बज़ाते खुद एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है। और इसने पाकिस्तानी फ़ौज की तमाम जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी थी पाकिस्तान के लोगों की नज़रों में, वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। एक दूसरी डेवलपमेंट वो है जहाँ देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है उन्होंने समरी के ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया है। समरी बगैर साइन के उन्होंने वापस भेज दी है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का बहुत ही असूली मौक़िफ़ ये है कि जब तक नेशनल असम्बली प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट ना हो जाए और वहाँ पे औरतों की और माइनॉरिटीज़ की जो रिजर्व सीट्स हैं वो मिल ना जाएँ तहरीक इंसाफ को, उतनी देर तक यहाँ पर असम्बली का इजलास जो है वो नहीं होना चाहिए। ताहम प्रेसिडेंट को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तानी अखबारात से जो बात पता चल रही है कि स्पीकर जो हैं, जो आउटगोइंग स्पीकर हैं जनाब पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने नेशनल असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुला लिया है। तो अगर एक तरफ मैंने जैसे आपके सामने इस सेनेट के इस लेटर की बात की है, कांग्रेस के लेटर की बात की है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी उनको धड़का लगा हुआ है और उन्होंने रेस लगाई हुई है कि जल्दी से जल्दी वो इसको मंजूर करवा लें। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की एम्बेसी सरगर्म है। पाकिस्तान की बदकिस्मती से एम्बेसडर जो बड़े सेलिब्रेटेड थे, हम तो बहुत उनकी हमेशा बहुत ही उनको चाहते थे, बहुत उनकी इज़्ज़त करते थे, लेकिन गुज़िश्ता 2 बरस में उन्होंने जिस तरह का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यहाँ पे काम किया है वो बड़ा एक दर्दनाक काम है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस हद तक किया है कि उनकी मेरे ख़िलाफ़ कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान की दुश्मनी क्या है। जिस तरह से वो अलाकार बने हैं इस्लामाबाद के अंदर काबज़ एक ताकतों के, वो एक बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक मैं कहता हूँ कि चैप्टर है उनकी अपनी लाइफ के अंदर। और जब कभी ये सारा चैप्टर ख़त्म होगा तो वो कभी भी अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर सकेंगे। सारी उम्र उन्होंने किसी न किसी कॉन्सेप्ट को सर्व करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से गुज़िश्ता 20 महीने में, 2 साल में उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी वैल्यूज़ के ऊपर और अपनी कन्विक्शंस के ऊपर उन्होंने सरेंडर किया है और पाकिस्तान के बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया है, दिस इज़ अ पेनफुल चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ एम्बेसडर मसूद खान। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, प्रेसिडेंट के हवाले से जो स्टोरीज़ छपी हैं कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि डॉन और ट्रिब्यून की अदर स्टोरीज़ मसलसल छप रही हैं और उसमें डॉन और ट्रिब्यून कह रहे हैं कि तमाम लोग जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी सख्त मजम्मत कर रहे हैं। अच्छा था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अब जा रहे थे, किसी अच्छे नोट के ऊपर चले जाते, लेकिन जाते जाते प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने गंद कर दिया है। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी जो कुछ कर रहे हैं वो ज़ाती खुदगर्जी में कर रहे हैं, एक पार्टी के कैंडिडेट बन के कर रहे हैं। मैं हैरान इस चीज़ पर हुआ कि ये डॉन और ट्रिब्यून, अब आप देख लें कि डॉन और ट्रिब्यून का कैरेक्टर क्या है, इन बेचारों की टोटल औकात और इनकी हकीकत क्या है। बड़े बड़े अखबार बने फिरते हैं यहाँ पे, जो इनको हुक्म आया है वो इन्होंने स्टोरीज़ छाप दी हैं और इन स्टोरीज़ के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि तमाम एक्सपर्ट्स का ख्याल है। आप कभी हुआ ही नहीं कभी दुनिया में कि तमाम एक्सपर्ट्स की एक ही ओपिनियन हो। ये डॉन और ट्रिब्यून की जो स्टोरी इस तरह की छापी जाती है उसमें कोशिश ये होती है कि अपनी मर्ज़ी के एक्सपर्ट्स को ला के वहाँ परेड किया जाए और जिस किस्म की ओपिनियन भाई लोग कह रहे होते हैं वो उनसे ले ली जाए। एक ऐसे एक्सपर्ट जिनको बार बार इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन के इशू में, बदकिस्मती से जनाब पिलदैत के बिलाल महबूब हैं, जिनकी मैं कम अज़ कम पिछले 15-20 बरस में, जब से मैंने टेलीविज़न के कैरियर का आगाज़ किया पाकिस्तान के अंदर 2007 से, कई दफ़ा उनके साथ बात करने का मौका मिला। उन्होंने टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में आए, उन्होंने हमारी बड़ी मेंटोरिंग की, उनसे बड़ी डिस्कशंस हुई और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता रहा हूँ। अब बदकिस्मती से मज़ीद नहीं कर सकता। पिछले कई व्लॉग्स में मैंने बहुत ही इज़्ज़त के साथ उनका नाम लिया, मैंने उनको रेफ़र किया, उनके कॉलम्स को भी रेफ़र किया, कई दफ़ा उनसे बात भी की। आई वॉज़ ऑलवेज़ वेरी इम्प्रेस्ड ऑफ हिम। लेकिन मैं इम्प्रेस उनसे क्यों था? मैं उनसे एक ग्रजिंग रिस्पेक्ट थी। मैं ये समझता था कि अहमद बिलाल महबूब का एक प्रिंसिपल पोजीशन है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और उनका इसके हवाले से एक असूली मौक़िफ़ है, प्रिंसिपल स्टैंड है। वो एक जेन्युइन डेमोक्रेट हैं। उनका पिलदा जो है वो डेमोक्रेसी को सर्व करने के लिए है, खा फंडिंग उसकी अमेरिका से हो, यूरोपियन यूनियन से हो, बरतानिया से हो, मिडल ईस्ट से कहीं पे हो। लेकिन मैं समझता था कि ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट कॉन्शियंस, ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट कन्विक्शन। लेकिन गुज़िश्ता
2 साल में मैंने बतदीद देखा कि उनकी कोई कन्विक्शन नहीं है, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जो ताकतें चाहती हैं वही उनकी पोजीशन होती है। फॉर इंस्टेंस इस वक्त पाकिस्तान में जो भी गन किया गया है जमहूरियत के साथ, जो जमहूरियत का कत्ल किया गया है, वो जमहूरियत का कत्ल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अहमद बिलाल महबूब कोई छोटे से बच्चे तो नहीं कि उनको ना पता हो कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हर मौके के ऊपर अगर आप उनकी ओपिनियन देखें तो उनकी ओपिनियन पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होती है, उनकी ओपिनियन पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ होती है, उनकी ओपिनियन और अपनी एक्सपर्टीज़ को सेल किया जा रहा है, उनको बार बार परेड किया जाता है, उनको एक अथॉरिटी के तौर पर परेड किया जाता है, जो हर दफ़ा आके कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, और जो क़ुव्वतें और इक़्तिदार और पावर सेंटर्स चाहते हैं वही अहमद बिलाल बोल देते हैं। अच्छा, एक हो गई बात। अब इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये देखिए कि क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। फैसल वाडा साहब जो हैं वो बसलसल, मैंने और भी बहुत सी चीज़ों की बात करनी थी लेकिन वक्त नहीं है क्योंकि 25 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को। फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट बड़ी सख्त किस्म की दे दी है और फिर वो स्टेटमेंट पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारों में हेडलाइन के तौर पे छप भी गई है। आजकल फैसल वाडा की कोई ऐसी सियासी, कानूनी, ऑफिशियल पोजीशन तो है नहीं कि अगर वो एक ट्वीट करें और उस ट्वीट के ऊपर एक न्यूज़ स्टोरी बने। तो अब इससे खुद सोचें, यही मैं जो डॉट कनेक्टिंग है मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर डेवलप करें कि फैसल वाडा की कोई ऐसी पोजीशन है ही नहीं है कि फैसल वाडा के ट्वीट के ऊपर एक स्टोरी बन जाए। मेरे ट्वीट के ऊपर क्या स्टोरी बनाएगा डॉन वाला, ट्रिब्यून वाला? फैसल वाडा की भी कोई आज पोजीशन नहीं है। वो एक डिस्क्रेडिट किस्म के फॉर्मर PTI के मेंबर हैं, एक फॉर्मर मिनिस्टर, इनकी इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म की हैसियत नहीं। फिर ये क्या वजह है कि फैसल वाडा ने अगर मरीम नवाज़ के खिलाफ एक ट्वीट किया और उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया तो फैसल वाडा के उस ट्वीट के ऊपर पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार में हेडलाइंस बन रही है कि जी फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने मरीम के बारे में ये कह दिया है। इससे आपको ये समझ आती है और आप ये जानते हैं कि फैसल वाडा की गुज़श्ता 24 महीने में किस किस्म की उनकी जो नेटवर्किंग है वो आपके सामने आई है, किन ताकतों के साथ वो खड़े हैं। इसका मतलब है इन ताकतों के इस वक्त इन ताकतों ने एक नया किस्म का खेल शुरू किया हुआ है और ये नई लीडरशिप, नए कैरेक्टर्स, नए किस्म की पोल्स जो है सिस्टम के अंदर पैदा करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इसी तनाज़ुर के अंदर हमें ये देखना भी पड़ेगा कि असद अली तूर को जो गिरफ़्तार कर लिया गया आज के दिन में, उनकी वकील ईमान हाज़िर ने कहा कि FIA को गिरफ़्तार कर लिया। यहाँ पर भी चीज़ ठीक तरह से समझ नहीं आ रही। क्या असद अली तूर एक बहुत ही बोल्ड कॉन्शेंशियस कमेंटेटर की हैसियत से इमर्ज कर गए हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है, उनका माइंड जाग गया है, क्योंकि इससे पहले वो मुसलसल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सपोर्ट करते रहे और अगर वाकई है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब बल्ले वाला फ़ैसला किया तो उसके बाद असद अली तूर ने एक असूली मौक़िफ़ उनके ख़िलाफ़ ले लिया, फिर तो बहुत ही जुर्रत से, बहुत ही बोल्डली उन्होंने लिया है, फिर तो पाकिस्तान की लैंडस्केप के अंदर उनका बड़ा नाम होगा। लेकिन अगर इसके पीछे किसी धड़े की पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो जिस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया उसमें क्या मकसद सारे सोशल मीडिया को डराना है, क्या उनको गिरफ़्तार करके डिसफंक्शनल करना है, या इसका मकसद यह है कि उनको एक लीडरशिप की पोजीशन में लाया जा रहा है? बिकॉज अगर FIA गिरफ़्तार करती है तो और 5 दिन 6 दिन के बाद जुडिशल पे भेजना पड़ेगा, जुडिशल से फिर उनकी रिहाई हो जाएगी। केस बिल्कुल फिसडी है, बिल्कुल उसमें जान नहीं है। असद अली तूर ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसलों के ख़िलाफ़ बोलना जो है या उसको तनकीद का निशाना बनाना, ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ नहीं है। तो असद अली तूर ने कोई भी गलत चीज़ नहीं की, लेकिन जो हाइपरबोल बनाई गई है वो बहुत ज़्यादा मुझे हैरानकुन लगती है। तो अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, मैं बिल्कुल गलत हूँ और असद अली तूर वाकई ही एक जाग गए हैं एक बहुत बड़े मर्द मुजाहिद की हैसियत से, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस सिस्टम के खिलाफ पोजीशन लूँगा। लेकिन दूसरी साइड पे भी देखने की ज़रूरत है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब है। बहरहाल अब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। जो मेरी रिक्वेस्ट है कि ग्रेग कसार की आपने फ़ोन उठाना है, आपने पहुँचना है टू योर कांग्रेसमैन, टू योर सेनेटर, उनको कहना है आपने कि ग्रेग कसार का जो लेटर है उसके ऊपर साइन करें, उसे सपोर्ट करें पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की खातिर। थैंक यू।